हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 12 का। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 1 है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। उससे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात जो हम लोग इसमें करेंगे दोस्तों वो है भूगोल के दो शाखाएं, यानी भूगोल को जो दोस्तों बांटा गया है वो दो शाखाएं में बांटा गया है। उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी दे दें दोस्तों कि ज्योग्राफी है जो वो दोस्तों दो शब्द से बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है दोस्तों, जिसमें जियो का जो मतलब है दोस्तों, जिसमें हम लोग जो जियो बात करते हैं, जियो का मतलब होता है दोस्तों भूमि। हिंदी में क्या होता है दोस्तों? भूमि। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो भूमि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ज्योग्राफी कहता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, भूगोल को दो शाखा में बांटा गया है। तो पहला शाखा है दोस्तों भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा है दोस्तों मानव भूगोल। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं तो मानव भूगोल के बारे में जानते हैं कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल को कितने बांटों में बांटा गया है? दो भागों में। वो क्या है दोस्तों? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। चलिए आगे नीचे बात करते हैं दोस्तों कि मानव भूगोल क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का अंतर है। किसके बीच का अंतर है दोस्तों? भौतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति के पर्यावरण के बीच का अंतर है। उसके अध्ययन करता है जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ परस्पर संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है मानव भूगोल है, ये किसके किसके बीच का अंतर है दोस्तों? भौतिक पर्यावरण के बीच का और सांस्कृतिक बीच का अंतर है, और ये मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव के संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। दूसरी बात हम लोग जानेंगे मानव भूगोल के बारे में, वो है मानव भूगोल जो है दोस्तों मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को बोध करता है। ठीक है, मानव भूगोल और मनुष्य के बीच की जो रिश्ता है, पर्यावरणिक रिश्ता है, जो इन्वायरमेंटल रिलेशन है, उसको भी बताता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों और आगे बात करते हैं कि भूगोल की इस शाखा में मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन के पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। कौन सा बुक है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जैक बोर्ड में एमसीक्यू आने वाला है दोस्तों, तो एमसीक्यू में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग याद रखेंगे इसको कि क्या बोल रहा है। मानव भूगोल जो है, भूगोल के इस शाखा में मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन के पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे किया गया था, प्रकाशन हुआ था। लोगों में इस विषय पर क्या था? जिज्ञासा भी बढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चार्ल्स डार्विन का पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ और जो साइंटिस्ट है, भूगोल करता है, जो भूगोल को पढ़ाते हैं, उनके अनुसार भूगोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेडजेल के बारे में। ठीक है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेडजेल, उन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था दोस्तों? एंथ्रोजियोग्राफिस कि, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? एंथ्रोजियोग्राफिक्स। किनका बुक का नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है रेडजेल का। ठीक है, रेडजेल के बुक का नाम है एंथ्रोजियोग्राफीज नाम है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार मानव जीवित रहने के लिए वातावरण का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी मानव जीवन को जीना है तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक चीज़ों को, वातावरण को अपने यूज में लाता है। और ये कौन बताते हैं दोस्तों? ये हम लोग को बताते हैं रेडजेल। ठीक है, उनके किस किताब में पता चलता है दोस्तों? तो उनका उस बुक का नाम है एंथ्रोजियोग्राफीज। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, वो उसका नाम है, अब जो नेक्स्ट हम लोग के जो साइंटिस्ट, उनका नाम है एलन सी सैपल। ठीक है, एलन सी सैपल क्या के अनुसार मानव भूगोल क्या है दोस्तों? तो भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि को भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी ये बोलना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो
पर्यावरण भौतिक पर्यावरण का संसाधन है, उसका उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि सभी भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व हैं। मतलब ये जो जगह बनाए गए हैं दोस्तों, ये चारों पांच सब जितने भी जगह है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनाया जा सका है, तो भौतिक संस्कृति की वजह से दोस्तों। ठीक है, सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है, और ये सभी तत्वों क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित है। एलन सी सेपल और रेडजेल की एक अमेरिकन शिष्या के अनुसार, और इन दोनों की एक अमेरिकन शिष्या थी, उनके अनुसार क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव को बदलते रिश्तों का बोध कराता है। यानी दिन प्रतिदिन जो हम लोग काम करते हैं उसके साथ कैसा रिश्ता है, ये कौन बताता है दोस्तों, ये बताते हैं एलन सी सेपल और रेडजेल के एक स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि भौतिक भूगोल क्या है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों कि स्क्रीन में हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में जानेंगे। तो भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया गया है। ठीक है, भौतिक भूगोल में क्या किया गया है, पृथ्वी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यह धरातल पर अलग अलग जगह में पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की परीक्षा, व्याख्या और अध्ययन कराता है। ठीक है, और ये जो हम लोग का जितना भी परिघटना हुआ है दोस्तों, उसके मतलब वितरण, उसके व्याख्या, उसके बारे में डिटेल बताते हैं, साथ में उसके स्टडी के बारे में, उसके अध्ययन के बारे में भी बताया जाता है। आप हमको आशा है दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे, और आशा ये भी करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, रासायनिक विज्ञान सभी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इनकी कई उप शाखाएं हैं जो विधि भौतिक परिघटनाओं को विवेचना करती है। विवेचना का मतलब क्या है दोस्तों, उनके बारे में हम लोग को बताती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं मानव भूगोल का इतिहास के बारे में। तो मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर लेता हूं दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। मानव भूगोल के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। मानव भूगोल का जो उद्भव है, उद्भव मतलब जहाँ से वो ओरिजिन है, जो मानव भूगोल के जहाँ से स्टार्टिंग है, मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मानव भूगोल का जो स्टार्टिंग हुआ है, मानव भूगोल जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वो किसके कारण हुआ है दोस्तों, तो पर्यावरण के बीच, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है उसकी वजह से हो पाया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। ठीक है, पहले लोग जब खोज नहीं हुआ था तो उससे पहले ये लोग बहुत कम हम लोग जानते थे इस सब चीज़ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, तो भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तराधार मतलब आधा ज़्यादा टाइम जब बीत जाता है दोस्तों। ठीक है, 15 सदी के उत्तराधार के में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी, और 15 शताब्दी के बाद बहुत सारा जानकारी इसके बारे में उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। यात्री द्वारा अन्वेषण के मानव भूगोल के क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा भिन्न समाजों के साथ बातचीत हुआ। बहुत लोगों के साथ बातचीत करके, बहुत अलग अलग जगह घूम के, बहुत अलग अलग विस्तार का एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों, सर्वे रिसर्च करके, उसके बाद 15वीं शताब्दी में पूरा इसके बारे में बताया गया। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, इसके साथ नए दृष्टिकोण, कलाकारी, मानवतावादी विचारधारा, कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था दोस्तों, इससे जैसे जैसे ही इसका अध्ययन हुआ तो नया लोगों के पास जानकारी हुआ, जिससे बहुत लोगों का दृष्टिकोण बढ़ा, अलग अलग देखने का नजरिया बढ़ा, बहुत लोगों का विचारधारा बदला। बहुत लोगों, जैसे कट्टरपंथी स्कूल था कि ये बहुत लोग होता है कि जो पुराने तथ्य थे उसी को मानते थे, बहुत लोगों का विचारधारा बदला। तो ये सब चीज़ होता था दोस्तों मानव भूगोल में। ठीक है, अब मानव भूगोल के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो मानव भूगोल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ये क्या है दोस्तों, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मानव भूगोल प्रकृति के अंदर अनुशासनात्मक है, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है दोस्तों। जो मानव भूगोल है वो प्रकृति को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, और सामाजिक विज्ञान तथा अन्य बहन विषयों के
साथ विशाल संबंध विकसित करता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक के साथ एक बहुत ही डिसिप्लिन रिश्ता है दोस्तों, बहुत ही वैज्ञानिक रिश्ता है, ठीक है। और एक बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा रिश्ता है दोस्तों, बहुत ही लंबा रिश्ता है, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, मानव भूगोल के क्षेत्र में और उपक्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों पर हर पहलू पर व्याख्या करता है। और मानव भूगोल जो है क्षेत्र पे हो या उपक्षेत्र पे हो, पृथ्वी की सतह पर हो, मानव जीवन हर सभी तत्वों पर, ठीक है दोस्तों, मानव जीवन सभी तत्वों पर क्या करता है, व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मानव भूगोल के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 में है, 12वीं में है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस से पढ़ाया जा रहा है। सो ये इसे भी इस जो तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? पहला तो सांस्कृतिक भूगोल क्षेत्र, दूसरा सामाजिक भूगोल क्षेत्र, तीसरा नगरीय भूगोल क्षेत्र, चौथा जनसंख्या भूगोल क्षेत्र और पांचवा राजनीतिक भूगोल क्षेत्र। और भी दो क्षेत्र हैं दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जो 7वां नंबर, 6ठा नंबर का है दोस्तों, वो आवास भूगोल है। जो लास्ट है वो है आर्थिक भूगोल, ठीक है। ये कुछ क्या है दोस्तों, क्षेत्र हैं, किसके? भूगोल के क्षेत्र हैं जिसमें भूगोल को बांटा गया है। अब जो उपक्षेत्र हैं दोस्तों, कुछ भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन से भूगोल के दोस्तों? मानव भूगोल की। तो देखिए कौन कौन सा मानव भूगोल के उपक्षेत्र है दोस्तों। तो व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल, ये सब जो भूगोल है दोस्तों, ये क्या है, इसको भी हम लोग एक कैटेगरी में बांटे हैं दोस्तों। उपक्षेत्र और क्षेत्र को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सीधा सीधी अगर क्वेश्चन बनता है इससे यदि 1 नंबर पे, तो बोला जाएगा कि मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बताइए। तो प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? तो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों आपका 7। और पूछेगा मानव भूगोल के कितने उप क्षेत्र हैं? तो मानव भूगोल के कितने उप क्षेत्र दोस्तों? तो 6 हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो क्षेत्र कितने हैं? तो क्षेत्र हैं आपके दोस्तों 7, ठीक है दोस्तों। और उपक्षेत्र जो है दोस्तों, उपक्षेत्र जो है वो कितने हैं दोस्तों? उपक्षेत्र, तो उपक्षेत्र आपके हैं 6। याद रखिएगा दोस्तों, एमसीक्यू में 1 नंबर पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय निश्चितवादी क्या है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण निश्चितवादी क्या है? तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण निश्चितवादी क्या है। तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार ही अपने को ढालने की कोशिश करता, अपने को कोशिश ही पर्यावरणिक निश्चयवादी कहलाता है। वो उस टाइम पुराने ज़माने के लोग जो थे दोस्तों, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप को भरण पोषण करते थे। जैसे तब क्या होता था दोस्तों, कच्चा खा जाते थे, कच्चा मीट खा जाते थे, या कोई जो उपजा होता था कच्चा खाते थे, पकाने नहीं जानते थे। ज़्यादातर प्राकृतिक से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते थे दोस्तों। प्राकृतिक से जैसा थे, मतलब प्राकृतिक जैसा था उसी के अनुसार अपने आप को ढालने का कोशिश करते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? निश्चयवादी बोलते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक के अनुसार रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मानव भूगोल के मानववादी विचारधारा। जब उन लोग का मानववादी विचारधारा कैसा था मानव भूगोल का? तो मानवतावादी विचारधारा के आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ना था। इसका उद्देश्य 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों कि मानवता विचारधारा कब स्टार्ट हुआ था? तो 1970 को। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है 1970 में स्टार्ट हुआ था, पहला 1970 के दशक में, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि मानवतावादी विचारधारा के आशय मानव भूगोल के अध्ययन, यानी मानव भूगोल को पढ़ना और मानव के जीवन कल्याण और सामाजिक चेतना को बढ़ाना था, अलग अलग पक्षों से जोड़ना था। इसीलिए मानवतावादी 1970 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मानवतावादी भूगोल को, कि उस टाइम के लोगों के विचार से दूसरे लोगों को जोड़ना होता था, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा जो बात करते हैं, इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों को ध्यान केंद्रित किया गया। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उस टाइम था वो था दोस्तों आवास यानी रहने के लिए जगह, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और शिक्षा एजुकेशन। यही 3 सबसे बड़ा मुद्दा था उस टाइम 1970 में, जब ये मानवतावादी विचारधारा के बारे में बात किया गया।
ये मनुष्य की केंद्रता और क्रियाशील भूमिका को बल देता है। किसको बल देता है दोस्तों? मनुष्य के केंद्र एवं क्रियाशील को बल देता है। ये तीनों चीज, कौन चीज? अवश्य, स्वस्थ और शिक्षा, ये तीनों, इस तीनों को बल देता है। किसको देता है? मानव के केंद्र और क्रियाशील को। किसकी वजह से आ रहा है दोस्तों? तो ये आ रहा है मानवतावादी विचारधारा से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे जो दोस्तों हम लोग का मेन जो ये है पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, ये मनुष्य के केंद्र एवं क्रियाशील को बल देता है। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों का कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। यानी जो व्यक्ति असमानता पे जूझता था, जो गरीब है, निर्धन है, या फिर कुछ चीज का अभाव के कारण, अभाव जो है इसको दूर करना था, उधर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना था। और ध्यान इसलिए केंद्रित करना था दोस्तों क्योंकि ये सबको दूर करना था। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या था? तब जो जमाने हम लोग जो पढ़ रहे थे वो निश्चयवाद था। अब नवनिश्चयवाद, नव मतलब नया होता है। नवनिश्चयवाद क्या है दोस्तों? तो नवनिश्चयवाद है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना थी वो ग्रिफ टेलर द्वारा। ग्रिफ टेलर कौन है दोस्तों? नए एक साइंटिस्ट है। हम लोग ने अभी तक 2 साइंटिस्ट को पढ़ा, ये तीसरे हैं दोस्तों। तीसरे साइंटिस्ट बोल सकते हैं, खोजकर्ता बोल सकते हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खोजा है, बहुत सारा चीज़ का डिस्कवर किया है दोस्तों। तो नवनिश्चयवादी की जो कल्पना थी, संकल्पना थी, वो ग्राफिक टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और यह 2 विचारों को पर्यायवाची, निश्चयवादी और संवादवादी के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करता है। यानी इनके जो विचारधारा थी दोस्तों, इससे हम लोग को 2 चीज़ के डिफरेंस पता चलता है, 2 चीज़ के बीच का रास्ता को पता चलता है। वो 2 चीज़ क्या था दोस्तों? तो निश्चयवाद और संवादवाद। ठीक है, संभववाद, जो निश्चयवाद था फिक्स जो था, जो प्रकृति के हिसाब से डालते थे, और क्या संभव हो सकता था, उसके बीच के जो रास्ता है वो कौन निकालते हैं दोस्तों? तो ग्राफिक टेलर। इसके बारे में, इनके बारे में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीधे 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि निश्चयवादी और संवादवादी में क्या अंतर है, ये बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम लोग का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आगे हम लोग का जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है यह जो कल्पना थी दोस्तों, ये जो संकल्पना दर्शाती है, क्या दर्शाती है? संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति था और ना ही ये नितांत स्वतंत्रता की अवस्था था। ना ही ये पूरी तरह से मतलब आवश्यकता, नितांत आवश्यकता था, ना ही ये नितांत स्वतंत्रता की अवस्था था दोस्तों। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्राकृतिक के नियमों का अनुपालन करते ही प्रकृति के विजय प्राप्त कर सकता था। यानी जो पहले क्या होता था दोस्तों, निश्चयवादी लोग क्या करते थे? अपने को प्राकृतिक के अनुसार डाले रहते थे। लेकिन जो संवादवादी आ गए, वो क्या करते हैं कि प्राकृतिक का रूल, प्राकृतिक के नियम को पालन करते हुए प्राकृतिक पर विजय पाना चाहते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे नियतिवादी। अब नियतिवादी क्या है दोस्तों? तो हम लोग नियतिवादी के में पढ़ते हैं। ठीक है, नियतिवादी क्या है दोस्तों? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप के पर्यावरण से नियंत्रण माना जाता था। मतलब इस विचारधारा के अनुसार से मनुष्य जो प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के नियंत्रण माना जाता था। यानी इसके सारे काम में ऐसा फील होता था, ऐसा लगता था कि मानो वो प्राकृतिक को क्या करता है, पर्यावरण को क्या कर रहा हो, नियंत्रण कर रहा हो। मानव जैसे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, मानव की अधीन अवस्था को मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्ति द्वारा नियंत्रण करते थे। यानी वो लोग जो थे अधीन अवस्था, जो पहले का अवस्था में थे, वो मानव लगभग सभी क्रियाकलाप को पूर्णतः पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रण करते थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है रेडजेल, रिटर और होमबोल्ट। ठीक है, रेडजेल, रिटर और होमबोल्ट, हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। तो इसमें सीधा एक क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों कि प्रमुख कौन समर्थक थे, नियतिवादी के समर्थक कौन थे? दिए गए ऑप्शन में नियतिवाद के समर्थक कौन थे? तो नियतिवादी के समर्थक थे रेडजेल, रेटर, होमबोल्ट और हेसिंगटन। ठीक है, हटिंगटन, ये सब कौन थे? प्रमुख, सबसे ज़्यादा समर्थक करने वाले लोग थे।
नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरण कारकों को प्रभावित होता है। उदाहरण आदिवासी की प्रकृति पर निर्भरता, किसान की जलवायु पर निर्भरता। यानी नियतिवाद सामान्यतः क्या बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि मानव का एक निष्क्रिय मतलब देखिए कोई भी काम को हम लोग निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ कहने का मतलब है कि मानव को वो ऐसा माना गया है कि वो पूरी तरह से प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पूरी तरह से प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आदिवासी जो लोग हैं वो प्राकृतिक के पर्यावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं वो प्राकृतिक पे निर्भर करते हैं, वही किसान जो है वो जलवायु पे निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते थे नियतिवादी लोग कि किसान जो है या फिर कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से प्राकृतिक के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर यदि मौसम ठीक नहीं हुआ, खराब हुआ, तो इन लोग का काम भी खराब हो सकता था। ठीक है, ऐसा मानते थे नियतिवादी लोग। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन भी मानित थे। और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन, वहाँ के लोगों का रहना वहना वैसे और खाना पीना शारीरिक वैसे अपने आप को बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों, कश्मीर जिस तरह से ठंडा रहता है दोस्तों, तो वहाँ के आप जानवर को देखे होंगे कि वहाँ के जानवर जो होते हैं बाल वाले, जितना जानवर होते हैं बड़े बड़े बाल वाले जानवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो बर्फ से ठंडे से उसको गर्म मतलब बचाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, इंग्लैंड में भी जैसे बहुत ठंडा पड़ता है तो वहाँ पर भी बाल वाले ही जानवर पाए जाते हैं। लेकिन अब जब उल्टा एकदम अपोजिट आ जाइएगा, कन्याकुमारी बेंगलोर साउथ साइड आ जाइएगा, तो उधर क्या है दोस्तों, बहुत हीट पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो इधर क्या हो दोस्तों, नॉर्मल जो बिना बाल वाले जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी। साउथ में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है दोस्तों, तो हाथी उधर पाए जाते हैं, बिना बाल वाले जानवर। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो जलवायु के अनुसार इन लोगों का शारीरिक गठन भी था। चलिए आगे भी बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग का जो है, अब हम लोग का है दोस्तों संभववादी या संभावनावाद। ठीक है, संभववाद या संभावनावाद दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, दोनों से भी क्वेश्चन आ सकती है, किसी एक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि संभावनावाद किसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात पढ़ते हैं संभावनावाद किसे कहते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी इस विचारधारा वाले लोग मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। यानी ये जो है संभावनावाद लोग, ये लोग जो थे वो प्राकृतिक का यूज अपने अनुसार करते थे, अपने इच्छा अनुसार करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है दोस्तों, वो नेक्स्ट पॉइंट है मानव प्रकृति के बारे में। तो मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था का और प्रस्थान संभव है। यानी वो बोलते हैं कि मानव को ज़्यादा जो प्रकृति पे जितना जो निर्भरता है, ज़्यादातर जो लोग प्रकृति पे निर्भर करते हैं, प्रकृति पे कौन लोग निर्भर करते हैं दोस्तों, जो लोग निश्चयवादी होते हैं। निश्चयवादी लोग हमेशा प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो संभावनावादी लोग क्या करते थे, उसको वो अपनी प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते थे। अंतर समझ पा रहे हैं दोस्तों, निश्चयवादी प्रकृति के अनुसार, संबद्धवादी प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते थे। तो दोनों में बहुत बार अंतर भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए विडाल डी ला ब्लास तथा लुनियस फेले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। ये जो मानने वाले प्रमुख ये दो लोग हैं दोस्तों, विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फेले, ये जो दोनों थे दोस्तों, ये क्या थे, ये प्रमुख धारा वाले लोग थे। ये इस धारा को बहुत मानते थे। याद रखिए दोस्तों, कौन व्यक्ति किस धारा को मानता है इसको बहुत जानना जरूरी है। जैसे नियतिवादी लोग में रेटजेल ये लोग मानते थे दोस्तों। फिर संवादवादी में कौन मान रहे थे दोस्तों, विडला डी ला व्लास और लुसिनियन फेले, ये लोग प्रमुख समर्थक थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे जो हम लोग का पॉइंट है वो पॉइंट है संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में दिखाता है। उदाहरण नदी पर पुल, खेती, परिवहन। यानी संभावनावादी जो लोग थे वो
मनुष्य पे महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे भी सक्रिय शक्ति देता है। यानी ये क्या करते थे, प्रकृति जो थे जैसे नदी हो गया दोस्तों, पेड़-पौधा, तो कभी जंगल से रोड निकाल देते थे। तो संभावनावादी लोग जो थे वो हर जगह पर इंसान का मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ-कुछ चीज़ों को बना देते थे, जैसे नदी पे पुल बना दिए, ठीक है? तो नदी क्या है दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ है, उसके ऊपर पुल बन जाना संभावनावादी कहलाता है। संभावनावाद के लोग को आते हैं इसमें, ठीक है? तो उसी को ही एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि नदी का पुल, खेती, परिवहन, ये सारा चीज़ तो परिवहन मतलब वो गाड़ी-घोड़ा जितना भी है उसको चलने के लिए जो रोड चाहिए। अब रोड किसी न किसी जंगल से पेड़ के काट के होगा, तो संभावना हर जगह देखते हैं दोस्तों ये लोग, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे जो हम लोग का है वो है मनुष्य का परिकरण, यानी मनुष्य का प्रगति मनुष्य का प्रतीक प्राकृतिककरण और प्रकृति का मानवीकरण। यानी मनुष्य का प्रतिकरण मतलब मनुष्य प्रतिकरण में और प्रकृति का मनुष्यकरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मनुष्य तकनीकी की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। यानी मनुष्य जो है वो भौतिक वातावरण के साथ अपने उपकरण को, अपने तकनीकी से बात करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है और इससे हमको पता चलता है कि हम लोग का संस्कृति जो है दोस्तों बहुत ही डेवलप हो गया है, बहुत ही आगे चल गया है, ठीक है? लेकिन आगे जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हम लोग को पता चलेगा कि और क्या-क्या है इसमें, ठीक है? भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों के बीच बातचीत का पर्यावरणिक नियतवाद कहा जाता है, जो मनुष्य का प्रतिकरण है। यानी भौतिक वातावरण के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणिक नियतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भौतिक समाज के साथ जो आदिम समाजों का बातचीत होता है, भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों का जो बात होता है, उसे नियतिवाद कहा जाता है, जो मनुष्य का प्रगतिकरण करता है दोस्तों, प्राकृतिकरण करता है, ठीक है? अब आगे चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाएँगे, साथ ही साथ इसको अच्छा से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे अब पॉइंट का बात करते हैं और आगे का जो पॉइंट है हम लोग का क्या है? प्रौद्योगिक के विकास के साथ मानव के प्रकृति का संशोधित करना शुरू किया और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए जैसे जैसे विकास के साथ-साथ मानव के प्रकृति को संशोधन करना शुरू कर दिया। यानी कुछ-कुछ जो है प्राकृतिक के साथ संशोधन करना स्टार्ट कर दिया, उन लोग कुछ सुधार करना स्टार्ट कर दिया और सांस्कृतिक परिदृष्टि को बनाया। मतलब सांस्कृतिक वो बना रहा दोस्तों, लेकिन जो भौतिक है उसको थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या डेवलप करना स्टार्ट किया, थोड़ा सुधारना स्टार्ट किया। ठीक है? इस भोगवाद या प्रकृति को मानवीकरण कहा जाता है। मानव द्वारा जो निर्मित या सुधार किया जाता है उसको मानवीकरण कहा जाता है। मानवीकरण एक अलंकार भी है दोस्तों, जिसमें मानव से तुलना की जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर इस टाइप के भोगवाद, इस टाइप का जो उपयोग करने वाले लोग हैं, उसे क्या कहा जाता है? मानवीकरण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो ग्राफिक टेलर द्वारा नव न्यायवाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है ना तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता का स्थिति। यानी प्राकृतिक का ना तो पूरा यूज कर लेना है, यानी उसी को बोलते हैं पूर्ण आवश्यकता, ना ही प्राकृतिक का पूरा यूज है, ना ही पूरी तरह से इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। मतलब अपने अनुसार मध्य रास्ता खोजा गया। ठीक है दोस्तों? मध्य रास्ता इसके लिए खोजा गया और इसको देने वाले कौन थे? ग्राफिक टेलर। ठीक है दोस्तों? आप इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में मान सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो बस दोस्तों हम लोग को बस इतना ही था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस जो फर्स्ट चैप्टर था बस इसमें इतना ही था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप अपने चैनल को आशीष शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजा दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री वीडियो है दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे पीडीएफ लिख के सेंड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है? अगर ज़्यादा लोग का कमेंट हुआ तो इसे मैं पीडीएफ के रूप में आपको जोड़ दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो सीधा आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाकर
आशीष शॉर्ट्स को सर्च कीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आप डिस्क्रिप्शन का लिंक को टच कर आशीष शॉर्ट्स को जाएं और वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।